गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 12वें लेसन को आगे बढ़ाते हुए। लेसन 12 पढ़ रहे थे हम, जिसका नाम था प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मैन नेचुरल रिसोर्स बोला था हमने इसको। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में, जिसे कोल भी बोल देते हैं। कोयला जो होता है ये एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? ठोस कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब इसमें कार्बन होता है। कार्बन के अलावा इसमें हाइड्रोजन अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है वो आप जानते हैं ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप में क्या होता है? कोयले का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं ईंधन के द्वारा हम। तो ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं, इन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जितनी भी कुल ऊर्जा, उस ऊर्जा का 35 से 40% भाग हमें कोयले से ही प्राप्त होता है। यानी कि जो कोयला होता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा कितनी मिलती है? जो टोटल ऊर्जा हम, चाहे वो प्रकाश ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, किसी भी रूप में हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ऊर्जा को बनाते हैं, तो उस ऊर्जा में सबसे ज़्यादा जो भाग होता है 35 से 40% भाग वो सिर्फ कोयले का ही होता है। विभिन्न प्रकार के कोयले जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जो इनमें उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर इनके 4 प्रकार बनाए गए हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर सबसे पहला जो कोयला आता है उसे बोलते हैं एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 94 से 98% के मध्य होती है। इसी प्रकार दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है बिटुमेन्स। बिटुमेन्स जो होता है एंथ्रेसाइट से थोड़ा हल्का होता है, और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 78 से 86% पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें लिग्नाइट। लिग्नाइट जो होता है, इसकी जो मात्रा होती है कार्बन की वो 28 से 30% होता है, बिटुमेन से हल्का होता है। चौथे कोयले की बात करें, जो कि बहुत ही घटिया प्रकार का कोयला होता है, ये 27% है। कार्बन की मात्रा जो है इनमें ये 27% होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों प्रकार पूछे जा सकते हैं और इनमें कार्बन की मात्रा को भी पूछा जा सकता है। तो इस लेसन के अंदर ये जो कोयला है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। हवा की अनुपस्थिति में, अगर हवा नहीं हो, वायु नहीं हो, हवा की अनुपस्थिति हो, निर्वात की बात कर रहा हूँ मैं, निर्वात भी बोल देते हैं, हवा की अनुपस्थिति हो, वह स्थान जहाँ पे वायु नहीं होती उसे हम निर्वात कह देते हैं। निर्वात में क्या करना होता है? 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम कोयले को गर्म करेंगे, तो हमें कोलतार, कोल गैस, अमोनिया प्राप्त होती है। हमने क्या किया? निर्वात में यानी वायु की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर कोयले को गर्म किया, तो हमें कोलतार, कोल गैस, अमोनिया प्राप्त होती है। ये जो क्रिया होती है इसे कोयले का भंजक आसवन कहा जाता है। कोयले का भंजक आसवन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रश्न आ सकता है भंजक आसवन या कोयले का भंजक आसवन क्या होता है, तो आप बताएंगे हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर कोयले को गर्म करेंगे तो हमें ये निम्न उत्पाद प्राप्त होंगे। इसे कोयले का भंजक आसवन कहते हैं। अब देखिए हम कोयला के निर्माण की विधियां समझते हैं। कोयले का निर्माण हुआ कैसे? आखिर कोयले के निर्माण की प्रक्रिया,
कोयले का निर्माण कहा जाता है कि वर्षों पूर्व जो वनस्पति थी वातावरण में उपस्थित, ये वनस्पति भूमि के नीचे दब गई, जो कालांतर में कोयले में परिवर्तित हो गई, यानी कि करोड़ों वर्ष पूर्व जब जो वनस्पति थी वो वनस्पति भूमि के नीचे दब गई और वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गई, कोयले में परिवर्तित हो गई। लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। 30 करोड़ वर्ष पूर्व जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी पर घने जंगल, कच्छ क्षेत्र, जलधाराएं यानी कि समुद्र वगैरह ये उपस्थित थे। वनस्पति समूह है इन जंगलों में उपस्थित, ये वनस्पति समूह धीरे धीरे जल में गिर गए और जल में गिरने से बाद में जल में गिरने से इनकी मृत्यु हो गई, या ये मानिए जल में टूटकर जैसे ही गिरे तो ये मृत हो गए। उसके बाद में पेड़ों की वृद्धि नहीं हुई, वनस्पति की वृद्धि नहीं हुई, और उसके बाद में धीरे धीरे ये किससे ढक गए, मिट्टी से ढक गए या मिट्टी की परतों के नीचे दब गए। तो उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो भूगर्भ है, जो ज़मीन का निचला भाग है, ज़मीन के अंदर का भाग है, ज़मीन के अंदर उच्च ताप बढ़ गया और दबाव के कारण ये जो जीवावशेष थे यानी जीव के अवशेष थे, वनस्पतियों के अवशेष थे, ये किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में चेंज हो गए। कोयले में इस प्रकार से क्या हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। आगे हम बात करें कि जो कोयला होता है, इस कोयले में कार्बन तथा उसके यौगिक होते हैं, कार्बन और कार्बन से बने यौगिक होते हैं, इसीलिए हमने इसे कार्बनिक पदार्थ कहा था, ध्यान रखना। और कोयला जो होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी होते हैं। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये हमने बात की किसकी, कोयले की। कोयले के निर्माण की प्रक्रिया आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो 4 प्रकार हैं ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें, और भंजक आसवन, तीनों मेन क्वेश्चन है, तीनों आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। जो पेट्रोल होता है उसके बारे में देखिएगा। पेट्रोलियम जो होता है यह एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है। अत्यधिक क्या है, उपयोगी पदार्थ है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारी गाड़ियाँ वगैरह जो व्हीकल है, यातायात के साधन है, वो नहीं चल पाएंगे। जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते रहते हैं, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में होता रहता है, आप भी जानते हैं, इसलिए ये अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है। कोयले की भांति पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम भी क्या है, या पेट्रोलियम जो है ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब ये भी कहाँ पाया जाता है, भूमि के नीचे जीवाश्म के रूप में पाया जाता है, यानी कि ये भी भूमि के नीचे जो वनस्पति है उनके दबने के कारण इनका निर्माण हुआ है। कोयले की भांति जीवाश्म ईंधन है, इसका निर्माण भी कोयले की तरह वनस्पति, जीव जंतुओं के पृथ्वी के नीचे दबने से हुआ है, पृथ्वी के नीचे दबने से हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आपको जीवाश्म ईंधन के उदाहरण पूछे तो आप कोयला और पेट्रोलियम बता सकते हैं, ध्यान रखना। और कालांतर में उनके ऊपर जो ये वनस्पति जीव जंतु नीचे दबे, इनके ऊपर उच्च दाब व ताप के कारण क्या हुआ, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल, चट्टानों का तेल आदि भी कहा जा सकता है। पेट्रोलियम जो होते हैं, पेट्रोलियम जो पदार्थ उत्पाद होते हैं, इन्हें हमें अपरिष्कृत तेल,
कच्चा तेल, चट्टानों का तेल भी कह सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, चट्टानों का तेल भी कहा जा सकता है। जो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जो काले रंग का काला होता है, काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है और इससे पेट्रोल अलग किया जाता है। फिर इसमें विभिन्न अवयव पाए जाते हैं। जो पेट्रोल हम काले रंग का गाढ़ा द्रव जो होता है ये ज़मीन से निकलता है और ज़मीन से निकलने के बाद में इस काले रंग के गाढ़े द्रव से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा करेंगे? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा करेंगे। जैसे कि इस काले रंग के गाढ़े द्रव में से हम पेट्रोल को अलग कर लेते हैं, डीजल को अलग कर लेते हैं, इसी प्रकार केरोसिन तेल को अलग कर लेते हैं, इसी प्रकार प्राकृतिक गैस को अलग कर लेते हैं। वैसलीन जो हम लगाते हैं सर्दियों में वो भी इसी से बनती है, ध्यान रखना। और स्नेहक, स्नेहक का मतलब होता है ग्रीस। जो पंखे वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर हम ग्रीस लगाते हैं ताकि उनमें घर्षण बना रहे, तो उससे हम क्या है स्नेहक कहते हैं। ग्रीस ऑयल वगैरह जो होते हैं उन्हें स्नेहक कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम किससे निकाल लेते हैं? इस काले रंग के गाढ़े द्रव से जो हमें ज़मीन से प्राप्त होता है, इसे निकाल लेते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। आगे सुनिएगा, हम दोनों की बात कर रहे हैं। कोयला और पेट्रोलियम जो है, कोयला और पेट्रोलियम जो है ये दोनों ही क्या है? जीवाश्म ईंधन है। याद रखना, अगर उदाहरण पूछे तो आपको ये दो उदाहरण लिखने हैं। जो कि प्रकृति के अनवीकरणीय संसाधन है। प्रकृति के कैसे संसाधन है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय हमने शुरू में पढ़ा था कि वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग एक बार हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अगर ये जो पेट्रोलियम और कोयला है, अगर इसका उपयोग हम ऐसे ही अंधाधुंध करते रहे या लापरवाही के साथ में करते रहे तो एक दिन ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। समाप्त इसलिए हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही संसाधन कैसे हैं? सीमित संसाधन हैं। अगर इनका उपयोग अंधाधुंध तरीके से लापरवाही के साथ में और बिना सोचे समझे करेंगे तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। इनकी मात्रा सीमित है, पृथ्वी पर बहुत कम पाए जाते हैं। इनको बनने में भी करोड़ों सैकड़ों साल लगते हैं। अब आगे अगर पेट्रोल का जो निर्माण होना है, कोयले का निर्माण होना है, वो वापस वनस्पतियों के भूमि में दबने से होगा। तो इनके बनने में, निर्माण में भी क्या लगते हैं? सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे पास कोयला और पेट्रोलियम के भंडार हैं, अगर कोयला और पेट्रोलियम निकलना बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद में ये क्या है? हमें प्राप्त सैकड़ों वर्षों तक ही नहीं होंगी। और जो अगली पीढ़ी है वो अगली पीढ़ी भी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण करना चाहिए, बहुत कम यूज लेना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत हो आवश्यकता के अनुसार ही इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो भविष्य का सुनिएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें विवेकपूर्ण न्यायोचित तरीके से क्या करना चाहिए? इनका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा इनके विकल्प खोजने चाहिए। विकल्प का मतलब हमें ऐसी चीज़ें खोजनी चाहिए जो कोयले और पेट्रोलियम की भांति कार्य करें। और हमें कोयला और पेट्रोल यूज लेना क्या हो जाएगा? अपने आप ही कम हो जाएगा। जैसे कि देखिए आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, व्हीकल आ रहे हैं जो बिजली से चार्ज होते हैं। जैसे स्कूटी भी आती है अभी, और कारों का निर्माण भी होना शुरू हो गया है। कारें भी जल्द ही जो इलेक्ट्रॉनिक है वो सड़कों पे दौड़ने लगेगी। तो इनके अंदर क्या नहीं होगा? फिर पेट्रोल का उपयोग नहीं होगा, और नहीं होगा तो पेट्रोल क्या हो जाएगा? स्वतः ही बच जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का चलन आगे आने वाला है, जिससे पेट्रोल क्या होगा? इसकी खपत कम हो जाएगी अपने आप। तो इस प्रकार से हमें अन्य विकल्प खोजने चाहिए जो किसके ऊपर कार्य करें, जो अन्य किसी वस्तुओं पर कार्य करें, पेट्रोल का ज़्यादा हनन खर्च नहीं हो। तो इस प्रकार से इसी क्रम में जैसे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बन रही है, वैसे ही हमें बायोडीजल के बारे में पढ़ते हैं। बायोडीजल क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बायोडीजल का मतलब होता है जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है। जैविक स्रोत यानी इसकी खेती होती है, ध्यान रखना, जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है, खेती की जाती है इसकी, जो कि डीजल के समान पदार्थ है।
डीजल के समतुल्य ईंधन है। पौधे से प्राप्त होता है बायोडीजल और ये डीजल के समान कार्य करता है और यह 100% क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत का मतलब हम पौधों को वापस उगा सकते हैं। इसके जितने भी पौधे हैं ये ध्यान रखना, इन्हें वापस बनाया जा सकता है क्योंकि हम पौधे के बीज बना लेंगे और बीजों को जब वापस उगाएंगे तो हमें बायोडीजल प्राप्त होता रहेगा, इसकी खेती करते रहेंगे। तो बायोडीजल जो है ये हमें खेती से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है और डीजल के समतुल्य कार्य करता है। यह परंपरागत ईंधनों का एक स्वच्छ विकल्प माना जा रहा है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि हो सकता है आगे के समय में डीजल से चलने वाले जो व्हीकल हैं वो आगे बायोडीजल से चले, जिसकी खेती भी होगी, यह विषैला भी नहीं होता और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। तो सभी चीज़ों को हम देखें अगर कुल मिला के तो ये बायोडीजल एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो हमारे आगे डीजल के समतुल्य, डीजल की जगह या डीजल की भांति कार्य करने में उपयोग होगा। बायोडीजल जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। राजस्थान जो सरकार है हमारी, इस राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बायोडीजल की खेती करना क्या कर दिया है, खेती करने के लिए जो प्रोत्साहित किया है लोगों को, और इसकी खेती कई जगह पे शुरू भी हो गई है। और इसके लिए जो राजस्थान सरकार है इसने बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया है, जो ये दोनों का गठन हुआ है, राजस्थान सरकार ने किया है, जो क्या करेगी, बायोडीजल का निर्माण या बायोडीजल की खेती करने से संबंधित होगी। और एक दिन आगे भविष्य में हम बायोडीजल का उपयोग डीजल की जगह कर सकेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां और बायोडीजल जो हैं इनका जैसे जैसे उपयोग बढ़ेगा वैसे वैसे पेट्रोल की खपत अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार ये वैकल्पिक स्रोत है पेट्रोल, और इसी प्रकार हमें इसके क्रम में आगे भी कोयले और पेट्रोल के अन्य विकल्प भी खोजने चाहिए ताकि इन अनवीकरणीय संसाधन खत्म ना हो और अगली पीढ़ी भी इनका यूज ले सके। आगे हम बात करते हैं सतत एक टॉपिक की जिसका नाम है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि किसी भी संसाधन का प्रयोग सतर्क होकर करना चाहिए। कोई भी संसाधन है, इस संसाधन का अगर आप उपयोग करेंगे, चाहे वो कोई भी संसाधन हो, तो आपको क्या करना है, सतर्क होकर करना है ताकि वो क्या नहीं हो, ख़त्म ना हो, ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सकें बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके, उसका उपयोग कर सके। तो इसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब हमारा विकास इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें संसाधनों का उपयोग कम से कम हो और आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो उसका उपयोग कर सके। सतत पोषणीय विकास इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सतत रूप से पोषणीय का मतलब हो गया कि सतत रूप से चलने वाला, लगातार चलने वाला विकास जिसमें संसाधनों का उपयोग कम से कम हो और इनका उपयोग जो करें वो सतर्क होकर करें, न्यायोचित तरीके से करें, विवेकपूर्ण तरीके से करें, और ताकि ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम बचा सकें। तो ये जो है इस प्रकार का जो विकास है जो आगे आने वाली पीढ़ी की सोच कर उसके लिए संसाधनों को बचाने का प्रयास करें, उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके लास्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी। बहुत से लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए अपनी भागीदारी निभाई है। यह भागीदारी उनकी मृत्यु से भी संबंधित है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए अपनी जान तक दी है। तो इस प्रकार हम कुछ आंदोलन पढ़ेंगे जो जन भागीदारी के हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। पर्यावरणविद जो हैं
पर्यावरणविद का मतलब हो गया जो पर्यावरण से के ज्ञाता हैं, पर्यावरणविद हैं, वैज्ञानिक हैं। वो निरंतर हमें ये कह रहे हैं कि हमें जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, वो अविवेकशील, अन्यायोचित या लापरवाही से इनका दोहन नहीं करना है। और अगर हम करते रहेंगे इस प्रकार से तो पर्यावरण व पारिस्थितिकी, अगर हम ऐसा करते रहे, इन तरीकों से इसका उपयोग करते रहे, तो पर्यावरण व जो पारितंत्र है, पारिस्थितिकी है, इसके संतुलन में क्या हो जाएगी? संतुलन में गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। इन सब के उपरांत भी बहुत से लोगों ने सफल प्रयोग व जन आंदोलन चलाए, जिससे ताकि पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें संतुलन बना रहे। इसी क्रम में एक आंदोलन चला जिसे आप सब पढ़े हुए भी हैं, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। चिपको आंदोलन के ऊपर पूरा लेख आता है कि चिपको आंदोलन को समझाइए। चिपको आंदोलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, वो मुख्य उद्देश्य था कि जो ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों से जो वन है, इन वनों की क्या करना? सुरक्षा करना। यह आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो राजस्थान के जोधपुर से, जो शुरुआत हुई वो कहाँ हुई? राजस्थान के जोधपुर से, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर से, जोधपुर के खेजड़ली गांव, एक खेजड़ली गांव था यहाँ पे, खेजड़ली गांव से प्रारंभ हुई। ये जो चिपको आंदोलन है ये राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव से प्रारंभ हुआ। यहाँ पे हुआ क्या कि एक बिश्नोई महिला जिसका नाम था अमृता देवी, बिश्नोई समाज से बिलोंग करती थी, बिश्नोई समाज की थी, और इनके 3 पुत्रियां, या इनके 3 पुत्रियां इनकी, और इसके साथ में गांव के लोगों ने या आसपास के लोगों ने, जिसके अंदर पुरुष, महिला और बच्चे शामिल थे, इन्होंने वनों को बचाने के लिए कम से कम 363 लोगों की बात हो रही है, 363 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। तो एक वनों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पेड़ों के लिए अपनी जान गंवा दी 363, यानी ये शहीद हो गए अपने वनों को बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए। इस यहाँ से क्या हुई? इस आंदोलन की शुरुआतें हुई। हुआ क्या कि सन 1730 की बात है, वहाँ के महाराजा अभय सिंह, जो महाराजा थे अभय सिंह, इसका भवन निर्माण हो रहा था, और इसके भवन निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता हुई। और इस अभय सिंह ने अपने कुछ सैनिकों को, अपने कुछ सेवकों को, सैनिकों को, इन्होंने वनों को काटकर लकड़ियां लाने को कहा, वनों को काटकर लकड़ियों का प्रबंध करने के लिए कहा। तो इनके सेवक जो हैं ये कुल्हाड़ी लेकर खेजड़ली गांव पहुँचे, और वहाँ पे वृक्षों को काटना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। वृक्षों के कटने की आवाज़ जो सुनी अमृता देवी ने, तो अमृता देवी प्लस उनकी जो 3 पुत्रियां थी, वो तीनों पुत्रियों के साथ वृक्षों के काटने का विरोध करने लगी, वृक्षों के काटने का विरोध करने लगी। उन्हें पहले तो समझाया कि आप वृक्षों को मत काटिए, लेकिन सेवक जो थे, सैनिक थे, वो नहीं माने और उन्होंने पेड़ों को काटना जारी रखा। तो अमृता देवी व उनकी तीनों पुत्रियां जो हैं ये पेड़ों से चिपक गई या लिपट गई पेड़ों के,
और सैनिकों ने क्या किया, सैनिक या सेवक जो भी पेड़ों को काट रहे थे वो इनके साथ ही पेड़ों को उन्होंने काट दिया, जिसमें अमृता देवी बिश्नोई और उसकी 3 पुत्रियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये खबर जो है आसपास के इलाके में और गांव के अंदर क्या हो गई, तेज़ी से फैल गई। और फैलने से क्या हुआ, वहाँ पे और भी लोग आके जो स्त्रियां पुरुष बच्चे हैं वो पेड़ों से चिपकते रहे, और सेवक जो हैं उन पेड़ों को उन्हें लोगों के साथ ही काटना उन्होंने क्या कर दिया, उसको शुरू कर दिया, जिससे 363 लोगों ने अपना क्या दे दिया, बलिदान दे दिया। तो ये आज भी जो बिश्नोई समाज है ये वन्य जीवों व वनों के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। अब उनके संरक्षण के लिए उन्हें बच्चों की तरह रखते हैं ये वन्य जीवों और वनों को, चाहे वन्य जीव कोई भी हो। इसके बाद में ये यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद अगर हम बात करें तो खेजड़ली जो बलिदान हुआ, इसके बाद सन 1973 में उत्तराखंड में भी इसी प्रकार का महिलाओं ने वृक्षों की रक्षा हेतु चिपको आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन 8 वर्षों तक चला था और सरकार ने 1981 में 1000 मीटर से ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, 1000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र, यहाँ पे हरे पेड़ पौधों को काटना क्या कर दिया, काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद में चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार का एक आंदोलन कर्नाटक में भी चला, जिसका नाम था एपिको। एपिको का अर्थ चिपकना ही होता है, कन्नड़ भाषा का शब्द है। कन्नड़ भाषा में एपिको का अर्थ होता है, कन्नड़ भाषा का शब्द है एपिको, जिसका हिंदी अर्थ होता है चिपकना। ये जो आंदोलन है ये कर्नाटक में चला। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी। इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, खेजड़ी का वृक्ष जो कि हमारा राज्य वृक्ष है, तो इसमें प्रश्न ऐसे बनेगा कि राज्य वृक्ष जो है हमारा, इसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो आप जानते हैं, आप याद रखेंगे कि खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और इसको जो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था ये 1983 में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो ये जो लेसन है ये हमारा पूरा हो गया, जो संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित था, जिसमें ये कहा गया है मुख्यतः कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है वो अंधाधुंध न करके विवेकपूर्ण न्यायोचित तरीके से करना चाहिए, ताकि ये जो संसाधन है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो सके। इन प्राकृतिक संसाधनों के जो अनवीकरणीय संसाधन है उनका हमें वैकल्पिक स्रोत खोजने चाहिए, ताकि ये जो सीमित प्रवृत्ति के जो संसाधन है, जो सीमित है, इनका ये एक ख़त्म न हो, ये ऐसा न हो कि पूर्णतः ही समाप्त हो जाए और हमारे लिए उपलब्ध न हो। तो इनका उपयोग जो है वो विवेकपूर्ण सही तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वन्य जीव हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाने का प्रयास किया जाए। पेड़ काटने और उगाने में अनुपात समान होना चाहिए। अगर आप एक पेड़ को काटते हैं तो वहाँ पे उसकी जगह एक पौधा भी उगाइए, जिससे पेड़ पौधों की संख्या कम में ना हो। धन्यवाद।